हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक की बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आईएनसी भी कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन था, जिसने क्या किया, जिसने बाद में स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया था। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान करने और ब्रिटिश जो शासन है उसके खिलाफ संगठित विरोध को आवाज देने के उद्देश्य से की गई थी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई थी। सबसे पहले देखें इसकी पृष्ठभूमि की, तो 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अडियार मद्रास में एक सम्मेलन हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अडियार उनका मुख्यालय था मद्रास में, वहां एक सम्मेलन होता है। और इसी दौरान हमारे एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड ब्रिटिश सिविक सेवर, मतलब जो आईएएस पहले जिसे आईसीएस कहा जाता था, एओ ह्यूम, उन्होंने भारतीयों को अखिल भारतीय संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव किसने दिया था? एओ ह्यूम ने ये सुझाव दिया था। और ये खुद कौन थे? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उनके उद्देश्य की बात करें तो उनका उद्देश्य भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षित मंच प्रदान करना था, ताकि यह एक बड़े विद्रोह का रूप ना ले ले। बात करें इसे, तो इसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत के रूप से भी जाना जाता है, कि जैसे कुकर होता है, कुकर के ऊपर एक स्टेपिन होती है या पिन होती है, वो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व होता है कि जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो वह जो सीटी है वो ऊपर चली जाती है, तो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में जो उसका दाब है वो प्रेशर से बाहर आ जाता है। तो कांग्रेस को भी एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में जाना गया था। बात करें प्रारंभिक नाम की, तो इस अखिल भारतीय संगठन का प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। आप इसे याद रखेंगे, शुरुआत में इसे क्या नाम दिया गया था? इंडियन नेशनल यूनियन। बात करें प्रथम अधिवेशन का स्थान परिवर्तन, तो इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन पुना, जिसे पहले पुणे कहा जाता था, वहां होना था। लेकिन पुना में तो क्या फैला हुआ था? प्लेग। इसी वजह से अधिवेशन का स्थान बदल दिया गया। फिर बात करें पहला अधिवेशन और जो वर्तमान नाम है वो कैसे पड़ा, तो इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, जिसे मुंबई भी कहते हैं, उसके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। आप याद रखेंगे कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। वहां पे हमारा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल दिया गया और नाम बदल के क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। आप इसे याद भी रखेंगे। तभी दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे आपसे पूछ लिया जाए किसके सुझाव पे या किसके कहने पे ये नाम परिवर्तित किया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे नाम परिवर्तित किया जाता है। स्थापना की बात करते, इसकी स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विधिवत स्थापना होती है। कब? 28 दिसंबर 1885 को। बात करें कांग्रेस का नाम कांग्रेस ही क्यों पड़ा, कांग्रेस का अर्थ क्या है? तो कांग्रेस शब्द क्या है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर कोई सभा होती है उसे कांग्रेस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन और जो जो अधिवेशन हुए थे उनके खास खास के बारे में। तो कांग्रेस ने अपनी स्थापना से लेकर स्वतंत्रता तक प्रतिवर्ष अधिवेशन आयोजित किए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मील के पत्थर साबित होते हैं। बात करेंगे हम कुछ प्रमुख जो सम्मेलन थे या अधिवेशन थे और उनसे संबंधित कोई खास-खास बातें हुई थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले अधिवेशन की बात करते हैं, ये था हमारे बॉम्बे के अंदर 1885 में, जिसे पहला अधिवेशन कहते हैं। केंद्र क्या था हमारा? बॉम्बे। अध्यक्ष किसे बनाया गया? हर अधिवेशन का एक अध्यक्ष होता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। बात करें उनकी, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, साथ ही साथ के पहले ईसाई अध्यक्ष भी थे। तो आप इसे याद रखेंगे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, साथ ही साथ क्या है, ईसाई अध्यक्ष भी पहले थे। अधिवेशन की मुख्य बिंदु की बात करें, तो इस सम्मेलन में कुछ 72, कुल मिला के क्या 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से अधिकांश क्या थे? वकील, पत्रकार और शिक्षक थे। बात करें इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। हमने पिछले लेक्चर में ये चीज देखी थी, तो इंडियन एसोसिएशन का साथ ही साथ अधिवेशन हो रहा था, तो हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि इनमें से एक भी प्रस्ताव किसानों या फिर मजदूरों से संबंधित नहीं था। जो शुरुआती कांग्रेस की जो अभिजात्य प्रवृत्ति है, मतलब जो अमीरों की प्रवृत्ति है, इसको दिखाती है।
दूसरा अधिवेशन होता है हमारे कलकत्ता में 1886 में। केंद्र की बात करें तो ये कलकत्ता इसका केंद्र बनाया गया। अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। बात करें उनकी तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। आप इसे भी याद रखेंगे, वो कौन से अध्यक्ष थे? पारसी अध्यक्ष, जो भी पहले। अधिवेशन के मुख्य बिंदु की बात करें तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। वो भी कब-कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते कौन? हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। बात करें इस अधिवेशन की तो यह अधिवेशन इंडियन एसोसिएशन के कांग्रेस में विलय होने के बाद आयोजित किया गया था। हमने अभी जस्ट ही देखा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसमें बिजी थे? इंडियन एसोसिएशन के एक सम्मेलन में बिजी थे। तो इंडियन एसोसिएशन को भी कांग्रेस में ही मिला लिया गया, जिससे क्या कांग्रेस का आधार और भी ज्यादा व्यापक हो जाता, मतलब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरे अधिवेशन की बात करें, तीसरा अधिवेशन हमारे तीसरा नहीं है, ये रेगुलर चलते रहेंगे, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। इसमें क्या है, आपको सन से और जगह से याद रखना है। तो तीसरे नंबर पर लिया है हमने मद्रास वाला, जो 1887 में हुआ था। केंद्र की बात करते हैं, मद्रास चेन्नई में है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। बात करें उनकी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। आप इसे याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। खास बिंदुओं की बात करें तो इस अधिवेशन में तैयब जी ने भारतीयों से क्या है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। इसमें क्या कहा गया अंग्रेज भारतीयों को कि तुम एक काम करो, तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होके लड़ने के लिए तैयार रहो। बात करें इलाहाबाद की, अगला अधिवेशन आता हमारा कौन सा? इलाहाबाद का 1888 का, जो कहा है इलाहाबाद, वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। अध्यक्ष किसे बनाया गया? जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया। बात करें उनकी तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो यह अधिवेशन इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि कांग्रेस केवल भारतीयों का संगठन नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ब्रिटिश लिबरल लोग भी शामिल हो गए थे, जो भारत में सुधार चाहते थे। तो इस तरह हमने चौथा अधिवेशन देखा इलाहाबाद का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। पांचवें अधिवेशन की बात करें तो ये बॉम्बे में पड़ता है 1889 के अंदर। बॉम्बे की बात करें तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? विलियम वेंटरबर्न। आप इसे याद रखेंगे, अध्यक्ष किसे बनाया गया? विलियम वेंटरबर्न को। खास बिंदु की बात करें तो विलियम वेंटरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? विलियम वेंटरबर्न ने। विलियम वेंटरबर्न की बात करें तो 1910 के जो इलाहाबाद अधिवेशन में भी वो अध्यक्ष रहे थे। इस तरह देखा तो वो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र क्या है? ब्रिटिश व्यक्ति थे। मतलब एकमात्र ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, और वो भी कब-कब? 1910 में भी उन्होंने अध्यक्षता की थी और 89 में भी की थी। अगला वाला था हमारा कलकत्ता 1890 में। अब केंद्र की बात करें तो कलकत्ता में केंद्र बनाया गया। अध्यक्ष कौन थे हमारे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनाए गए। खास बिंदुओं की बात करें तो इस अधिवेशन में कादम्बिनी जो गांगुली थी, इन्होंने भाषण दिया था। जो कादम्बिनी गांगुली थी, इन्होंने इस अधिवेशन में भाषण दिया था। और कादम्बिनी गांगुली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला थी। क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय की कादम्बिनी गांगुली क्या थी? पहली ग्रेजुएट महिला थी। और उनका कांग्रेस के मंच पर भाषण देना महिला सशक्तिकरण और भारतीय समाज में उनके जो प्रभाव है, इसका प्रतीक है कि कितना प्रभाव रहा होगा। फिर बात करें कलकत्ता अधिवेशन, ये हमारा 1896 का कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे रहीमतुल्लाह सयानी, या रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अधिवेशन की खास बात क्या है? इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। बाद में क्या है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत भी हमारे वंदे मातरम गीत बन जाता है। तो पहली बार कब गाया गया था? ये हमारे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। अगला अधिवेशन आता है हमारा बनारस का। बनारस की बात करें तो 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है। केंद्र की बात करें तो बनारस वाराणसी इसका केंद्र बनाया गया। अध्यक्ष की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। मुख्य बिंदु की बात करते इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया था। इसमें क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन था, इसको समर्थन दिया था, जो हमारे बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। और गोखले की बात करें तो गोखले ने बंगाल विभाजन की कठोर कठोर निंदा की थी। तो गोखले साहब ने क्या किया था? बंगाल विभाजन की कठोर निंदा की थी। अगला अधिवेशन आता हमारे कलकत्ता का 1906 का। केंद्र था हमारा कलकत्ता। अध्यक्ष इसे बनाया गया हमारे दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष बनाया गया था। अधिवेशन के खास बिंदुओं की बात करें तो इस सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के लक्ष्य को दिखाते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से प्रस्ताव थे वो पारित किए गए थे? पहला, राष्ट्रीय शिक्षा।
तो भारतीय के लिए राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा हमारा स्वराज, तो दादाभाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज मतलब स्वशासन की मांग की थी। यद्यपि इसका अर्थ क्या, अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन लेके आना था। इस स्वराज की बात की। तीसरा था हमारा स्वदेशी वस्तुएं, मतलब भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना। स्वदेशी वस्तुओं की बात करें तो भारतीय जो उत्पाद थे उनको बढ़ावा देना। साथ ही साथ का विदेशी बहिष्कार, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो चार मुख्य प्रस्ताव कौन कौन से थे? राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, स्वदेशी वस्तुएं और विदेशी बहिष्कार। तो इस तरह परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला आता है हमारा सूरत अधिवेशन, ये हमारा 1907 में होता है। केंद्र क्या था? सूरत, गुजरात। अध्यक्ष की बात करें तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष है, ये ध्यान रखना, ये रास बिहारी बोस नहीं है, तो क्रांतिकारी थे, ये रास बिहारी घोष है। इनको सूरत का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस अधिवेशन की खासियत की बात करें तो इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें क्या है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजन होता है। वो भी कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। इसे सूरत स्प्लिट्स के नाम से जाना जाता है या फिर सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। गरम दल जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता थे, जो क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार को अधिक आक्रामक रूप से लागू करना चाहते थे। जबकि नरम दल क्या था? संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखता था। बात करें अधिवेशन की, तो यह अधिवेशन पहले नागपुर, महाराष्ट्र में प्रस्तावित था। अगला अधिवेशन आता है हमारा कलकत्ता अधिवेशन, ये हमारे 1911 में होता है। इसकी बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन हमारे कलकत्ता में होगा, जिसे कोलकाता भी कहते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन में क्या था? पहली बार जनगण मन गाया गया था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। बात करें जनगण मन की, तो ये गीत हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था। अगला अधिवेशन आता है हमारा कौन सा? लखनऊ अधिवेशन 1916 का। बात करें केंद्र क्या था इसका? लखनऊ। अध्यक्ष किसे बनाया गया? अंबिका चरण मजूमदार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। खास बिंदुओं की बात करें इस अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों में समझौता हो जाता है, जिससे क्या होता है? कांग्रेस फिर से एकजुट हो जाती है। बात करें तो यह समझौता किसके द्वारा करवाया गया? तो ये हमारे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयासों से संभव हुआ था। मतलब क्या? गरम दल और नरम दल दोनों को मिक्स कर दिया गया, किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट और हमारे बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयासों से। बात करें दिसंबर 1916 को, इसी अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं। बात करें समझौते की, तो ये समझौता हमारे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से संपन्न हुआ था। किन किन के प्रयासों से? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक दोनों के प्रयासों से यह समझौता होता है, जिसमें दोनों संगठनों ने मिलकर क्या किया? संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। बात करें भारत की जो कोकिला है, स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में उपाधि दी थी। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते को विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वे मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए मान्यता देने के पक्ष में नहीं थे। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे जो लखनऊ समझौता किन किन शर्तों पे हुआ था। बात करें हम कलकत्ता अधिवेशन 1917 की, जिसका केंद्र था हमारा कलकत्ता, उसकी बात करें तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे एनी बेसेंट को। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। उनका चुनाव क्या होम रूल लीग का आंदोलन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसके बाद हुआ था। बात करें दिल्ली की, दिल्ली का अधिवेशन होता है हमारा 1923 का खास अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। ये हमारे केंद्र की बात करें तो केंद्र क्या बनाया गया? दिल्ली को। अध्यक्ष बने थे हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। खास बात देखें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं, मात्र वो भी 35 वर्ष की उम्र के अध्यक्ष बनते हैं। फिर अगला अधिवेशन आता हमारा कौन सा? बेलगाम अधिवेशन 1924 का। बेलगाम अधिवेशन हमारे बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। अध्यक्ष बनाया गया हमारे महात्मा गांधी को। मुख्य बिंदु की बात करें तो महात्मा गांधी एक बार, मतलब एकमात्र बार क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, वो भी कब? बेलगाम अधिवेशन 1924 में। इस अधिवेशन में क्या था? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित होता है कि हमें हिंदी को क्या करना है? राष्ट्रीय भाषा बनानी है। अगला अधिवेशन हमारा कानपुर के अंदर 1925 के अंदर, केंद्र बनाया गया कानपुर को। अध्यक्ष हमारे कौन? सरोजिनी नायडू। खास बिंदु की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। इससे पहले एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी थी, लेकिन वो
भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की महिला थी। अगला आता है हमारा अधिवेशन गुवाहाटी का 1926 का। बात करें अधिवेशन की गुवाहाटी के, तो 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे श्रीनिवास अयंगर। खास बिंदु की बात करते हैं, इस अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी कांग्रेस सदस्य होंगे वो खादी पहनेंगे, जो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने और गांधीवादी विचारधारा को अपनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। अगला अधिवेशन है तुम्हारा लाहौर का 1929 का। बात करें अधिवेशन की, तो केंद्र कौन सा है? लाहौर, अब पाकिस्तान में है। अध्यक्ष की बात करते हैं, इसका अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है। खास बिंदु की बात करें तो इस अधिवेशन में क्या होता है? इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता का एक तरह का लक्ष्य था। बात करें इसकी, तो इस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अधिवेशन में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया था। रावी नदी के तट पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये हमारे गांधी जी ने किया था। रावी नदी के तट से शुरू किया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अर्धरात्रि को भारतीय तिरंगा झंडा फहराया, जो क्या था? हमारे पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीक था। ये अभी हम अधिवेशन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, आगे इनके बारे में डिटेल से आएगी। चलिए बात करें कराची अधिवेशन 1931 का। कराची अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अध्यक्ष बनाए गए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिवेशन की खास बातों की बात करें तो कांग्रेस ने के इस अधिवेशन में क्या था? गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके तहत क्या था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अधिवेशन की बात करते हैं, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने क्या किया? राजनीतिक घोषणा पत्र में लोकतंत्र और मूल अधिकार की मांग की थी। आप इसे याद रखेंगे, परीक्षा में एक बार आया हुआ है। सवाल ये था, तो कौन सा अधिवेशन था? 1931 का अधिवेशन था कराची का, जिसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो उसी में क्या था? लोकतंत्र और मूल अधिकार की मांग की गई थी, जो हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव बनते हैं। कांग्रेस ने आर्थिक घोषणा पत्र में समाजवादी अर्थव्यवस्था की मांग की थी, जो क्या था? समानता और न्याय पे आधारित थी। बात करें हमारे लखनऊ अधिवेशन की, 1936 में होता है। लखनऊ कहाँ केंद्र किसे बनाया गया? लखनऊ को। अध्यक्ष बनते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। खास बिंदु की बात करें तो इस अधिवेशन में क्या होता है? नेहरू जी ने समाजवादी विचारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया था और कांग्रेस को ग्रामीण जनता के करीब लाने का प्रयास किया था। कांग्रेस को क्या किया? ग्रामीण जनता के करीब लाने का प्रयास किया। अगला अधिवेशन आता है हमारा फैजपुर अधिवेशन, जो हमारे 1937 में होता है। केंद्र हमारे फैजपुर, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन बनते हैं? हमारे जवाहरलाल नेहरू। मुख्य बिंदु की बात करें तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था, जो हमारे कांग्रेस को ग्रामीण जनता से जोड़ने का एक तरह का प्रतीक साबित हुआ। बात करें अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम को जारी किया गया था, जिसमें किसानों की समस्याओं को हल करने पे विशेष ध्यान दिया गया। बात करें आगे, उपयुक्त दोनों सम्मेलन मतलब कौन कौन से? लखनऊ सम्मेलन जो 1936 में, फैजपुर 1937 में। इसके समानांतर क्या अखिल भारतीय किसान सभा के आंदोलन भी हुए थे, तो दोनों को ध्यान रखना, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो किसानों की बढ़ती चेतना को दिखाता है कि किसान भी जागृत हो चुके हैं। अगला सम्मेलन आता हमारे हरिपुरा सम्मेलन, ये हमारे अधिवेशन 1938 का। केंद्र कहाँ है? हरिपुरा, गुजरात। अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। बात खास क्या है इस अधिवेशन की? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों में चल रहे जो प्रजामंडल आंदोलन थे, इनका समर्थन किया था। जो राज्यों में स्वशासन की मांग कर रहे थे, इन प्रजामंडल आंदोलनों का समर्थन किया था। इस अधिवेशन में योजना समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना। योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, जो उनकी दूरदर्शिता और आधुनिक विचारों को दिखाता है। क्या? योजना समिति। अगला अधिवेशन हमारा त्रिपुरा अधिवेशन पड़ता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, 1939 में। त्रिपुरी हमारे मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की खास बिंदु क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में गांधी जी के जो आधिकारिक उम्मीदवार है हमारे पट्टाभी सीतारामैया जी, इनको हरा करके अध्यक्ष का पद जीता था। जो हमारे कांग्रेस के भीतर जो वैचारिक मतभेद है, इसको दिखाता है कि कुछ लोग गांधी जी के पक्ष में, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में। कार्यकारिणी की गठन को लेके कि कार्यकारिणी की गठन में कौन कौन होना चाहिए, इसको लेके गांधी जी और बोस के बीच में मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक नया अध्यक्ष बनाया जाता है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया जाता है। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई राजनीतिक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के भीतर जो वामपंथी तत्व है इनको एकजुट करना। संस्था का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 में 39 में अगला सम्मेलन आता है 1940 का, रामगढ़, जो हमारे कहाँ पड़ता है, झारखंड में। अध्यक्ष बनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। खास बिंदु की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 1945 तक। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या होता है, कांग्रेस के अधिवेशन इस अवधि में हुए ही नहीं। तो इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी। अगला अधिवेशन आता है हमारा मेरठ का अधिवेशन 1946 का। मेरठ में अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे जेबी कृपलानी। मुख्य बिंदु की बात करें तो जेबी कृपलानी क्या आजादी के समय, मतलब हमारे 15 अगस्त 1947 के समय क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? जेबी कृपलानी। अगला अधिवेशन आता है जयपुर का 1948 का। जयपुर में अध्यक्ष हमारे पट्टाभी सीतारामैया। खास बिंदु की बात करें तो यह आजादी के बाद का पहला प्रमुख कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा? जयपुर अधिवेशन 1948 का। अब हमने बहुत सारी जानकारी ले ली, अब कुछ खास बिंदुओं के बारे में बात कर ले। एओ ह्यूम की बात करें तो एओ ह्यूम ने 1885 से 1905 तक कांग्रेस के पहले महासचिव या सचिव रहे हैं। उनकी भूमिका की बात करें तो उनकी भूमिका कांग्रेस की प्रारंभिक नींव रखने में महत्वपूर्ण थी। अध्यक्ष नहीं बनने वाले नेता की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल क्या है, जैसे नरम दल के नेता क्या है, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। ये कांग्रेस के भीतर की राजनीति और नरम दल के प्रभुत्व को दिखाता है कि कभी भी नेता नहीं बन पाए। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। मदन मोहन वाले की बात करें तो उनको 4 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब कब? लाहौर 1909 में, दिल्ली 1918 में, दिल्ली हमारे 1932 में और कलकत्ता 1933 में। तो मदन मोहन वाले को 4 बार अध्यक्ष का पद धारण करने का मौका मिला था। लेकिन खास बात यह 1932 और 1933 के अधिवेशनों में जब मदन मोहन मालवीय जेल में थे तो उनकी अनुपस्थिति में किसने अध्यक्षता संभाली? हमारे 1932 वाला तो अमृत रणछोड़ दास गट्टानी ने, और 1933 में नल्ली सेन गुप्ता ने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, जब हमारे मदन मोहन मालवीय क्या थे, जेल में थे। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू दोनों 3-3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, जो भारतीय राजनीति में उनके महत्व और निरंतर प्रभाव को दिखाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, अपने इन अधिवेशनों के माध्यम से भारतीय जनता को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने और अंततः क्या, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उनके प्रमुख अधिवेशनों के बारे में जानकारी ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।